लो जी, अब स्टार्ट होती है हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। यानी कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो बुक के जो मिडल में एग्जाम्पल आते हैं वो थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हमारे एनसीईआरटी के पीछे के जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। सबके क्या निकालने हैं आपको? मोलर मास निकालने हैं। ये आपके H2O, CO2 एंड CH4। क्या मोलर मास आप इसका नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं मैम? अभी हम इतने सारे निकाल चुके हैं। मोलर मास, 2 हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस आपके 18 ग्राम पर मोल। कार्बन आपका 12, ऑक्सीजन 2, 16, कितना 32 प्लस 12 44 ग्राम्स। कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 × 1 कितना आपका 16 ग्राम। तीनों ही हम निकाल चुके हैं एक एक क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो ये आपके मोलर मास हो गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए जी, आपने लिख लिया होगा तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला सभी जानते हैं? हाँ जी मैम, जानते हैं। हमें इसका क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला अगर हम देखें, परसेंटेज मास इज इक्वल्स टू, किसी भी एलिमेंट के लिए आप अलग अलग एलिमेंट के लिए निकालेंगे कंपाउंड में प्रेजेंट, तो जो भी उसका मास होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में उसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। यानी कि आप कैसे निकालेंगे इसे? आप अलग अलग पहले तो इसका टोटल मोलर मास निकालेंगे ताकि आप यहाँ पुट कर सकें, और अलग अलग एलिमेंट का जो भी मास प्रेजेंट है इन कंपाउंड, कंपाउंड में कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है वो आप ऊपर लिख देंगे, ठीक है जी। ये आपके मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो चुका है। तो आप सबसे पहले क्या निकालें? कंपाउंड का मोलर मास निकालें, ठीक है जी। हम निकालेंगे कंपाउंड का मोलर मास। कंपाउंड का मोलर मास निकालने के लिए आपको बाकी जो है उनकी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हम इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं जी? मोलर मास किसके लिए? Na2SO4 के लिए जी। Na2SO4 में दो आपको क्या दिख रहे हैं? Na यानी कि सोडियम 23 होता है एक सोडियम का, तो 46 हो जाएगा। यहाँ सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना होता है? 32 होता है एटॉमिक मास। 4 एंड 16 आपके 64, ये हो जाएगा 46, 32 एंड 64, ठीक है। आप सम कीजिए, 6, 4, 10, 2, 1 आपका 6 और 7, 7 एंड 3, 10, 14, 142 ग्राम आपका क्या आया है? ग्राम पर मोल आपके मोलर मास आया है स्टूडेंट्स। आप क्या करें, अब अलग अलग एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। जैसे हमने क्या बात की? सोडियम के परसेंटेज की बात की। परसेंटेज ऑफ सोडियम, मास परसेंट आप निकाल रहे हैं। सोडियम कितना प्रेजेंट है? 2 सोडियम है, यानी कि 23 × 2 46 आपका प्रेजेंट है कंपाउंड में। टोटल मोलर मास 142 है। इनटू में आप 100 कर दें, यहाँ पर परसेंटेज आते ही आपको 100 तो लगाना ही है, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। परसेंटेज ऑफ सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का परसेंटेज देख लेते हैं। ये होता है आपके 32 और यहाँ पर 142 × 100। इसको भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में परसेंटेज बताइए।
देन आपके कौन बचा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर हम निकालें तो ऑक्सीजन 4 है, यानी कि 4 इंटू 16 64 आपका 64 इन अपॉन में 142 इंटू 100। क्या करना है, इन दोनों तीनों को सॉल्व करना है और जो भी परसेंटेज आए वही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है जी, जल्दी से आप लिख लीजिए इसे। चलिए जी, आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसके आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर आया है वो 32.4 समथिंग कुछ आया है, इतना परसेंटेज प्रेजेंट है। यहाँ पर बात करें तो इसका जो है 22.6% ऐसा कुछ आंसर आया है, और इसको सॉल्व करने पर आपके 45.05 इस तरह का कुछ आंसर आया है डियर स्टूडेंट। ठीक है जी, समझ आ गया, सबने लिख लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन एंड इतना परसेंट ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। यानी कि मास के हिसाब से उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। पहले तो हम बात करते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है। तो मैम हमें आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है बाय मास, कितना है 69.9% है मैम। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ डाइऑक्सीजन भी दी हुई है, कितना है जी 30.1 है मैम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इससे मोल्स निकालेंगे। मोल से आप एम्पिरिकल फार्मूले के लिए रेशो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशो तब आएगा तभी तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, मोल्स इनके निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला परसेंटेज दी होती है तब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ दी, जिसका भी आप निकाल रहे हैं, जैसे आयरन का निकालेंगे तो आयरन का Fe बाय मास अपॉन में उसका एटॉमिक मास। ठीक है जी, आप क्या करें, अब यहाँ पर जो भी आपको मास दिया हुआ है, जैसे आप Fe के लिए मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ Fe आपने निकालना है, तो आप परसेंटेज लिखेंगे, कितना है 69.9% है, अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है Fe का 55.5 समथिंग कुछ होता है। ठीक है जी, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट क्या दिख रहा है 1.25 ऐसा कुछ आंसर यहाँ पे, इतने मोल्स आपके Fe के प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह आप किसके लिए निकालेंगे, डाइऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि आप ऊपर क्या लिखेंगे वही परसेंटेज में और अपॉन में एटॉमिक मास। इसके परसेंटेज कितने दिए हुए हैं, 30.1 दिया हुआ है मैम, और इसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का रखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी, तो 16 होता है। तो आपके इसको सॉल्व करेंगे तो 1.88 समथिंग कुछ आ रहा है। आप इसका क्या निकालें, आप सिंपलेस्ट रेशो निकालें। तो रेशो की अगर हम बात करेंगे Fe से ऑक्सीजन का, तो 1.25 और 1.88 लगभग मैम ये तो आपको 1:1.5 का रेशो दिख रहा है, यानी कि 2:3 का रेशो हमें दिख रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये रेशो है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा जी, एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखना चाहें तो एम्पिरिकल फार्मूला आप लिखें तो Fe2O3 आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए जी, आपने लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन द एयर। तो जनरली सब में कार्बन के बर्न की बात हो रही है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं, कार्बन प्लस O2 गिव्स RCO2। यही है, यही होती है बेसिक कार्बन के बर्न होने की या कार्बन के कंबशन की रिएक्शन। अब हमें बोला है कि इनके लिए अलग अलग के लिए आपको बताना है कि CO2 का कितना अमाउंट होगा। अब आपको यहाँ जनरली अगर हम बात करें तो ये 1 मोल मानते हैं हम इसे,
ये भी 1 मोल मानते हैं, ये भी 1 मोल मानते हैं। ग्राम में जब हम बात करते हैं, इन तीनों के आंसर आ जाएंगे इस रिएक्शन से। ग्राम में जब हम माने तो ये कितना है 12 ग्राम, ये कितना होता है ऑक्सीजन 32 ग्राम, O2 है। CO2 की अगर हम बात करेंगे तो 44 ग्राम्स, ठीक है। अगर हमें ग्राम्स में पूछेगा तो हम ग्राम में बताएंगे, और अगर ये हमें मोल्स में पूछेगा तो हम मोल्स में आंसर करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। 1 मोल अगर कार्बन बर्न हो रहा है एयर में तो कितना मोल CO2 बनेगा, तो इसका तो आंसर आ चुका है हमारे पास। CO2 कितना बन रहा है जी 1 मोल, जितना कार्बन आप लेंगे उतना CO2 आपका बन रहा है, तो CO2 1 मोल आपका बनेगा। समझ आ गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन द 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी कि ये 1 मोल यानी कि इसका 12 ग्राम, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि इसका आधा अमाउंट। अगर यहाँ पर आधा हुआ है तो हर जगह आप क्या कर दें, आधा कर दें, यानी कि अगर इसका 16 ग्राम है तो इधर 6 ग्राम हो जाएगा, इधर 22 ग्राम हो जाएगा। मोल्स की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मोल्स भी आपके उसी तरह चेंज हो जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर अभी 1 मोल है तो यहाँ 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0.5 मोल्स आपका हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है तो हम वापस ब्लैक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ 0.5 0.5 0.5 लिखा हुआ है, नहीं भी दिख रहा है तो भी मैम आपको बता रही। यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आपका जो कार्बन है वो आपके 1 मोल नहीं, पूरा नहीं कंबशन होगा। अब फिर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से फिर उतना ही कंबशन होगा, यानी कि यहाँ 32 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो पूरे के पूरे 1 मोल का कंबशन हो रहा था। अब यहाँ 16 ग्राम अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 0.5 मोल का कंबशन होगा, तो आपके प्रोड्यूस भी कितना होगा 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा। CO2 का अमाउंट यहाँ पर बोले तो 0.5 मोल्स। अगर हम 2 मोल हमने कार्बन लिया है लेकिन हम अभी भी 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि कंडीशन तो यही है, आप इसको कितना भी ले लो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो क्या उसका कंबशन होगा, नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कंबशन के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ O2 चाहिए। अब O2 हमारे पास 16 ग्राम ही है, यानी कि ये क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जितना ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। 16 ग्राम है यानी कि 0.5 मोल है, तो इसके भी 0.5 मोल ही यूज़ में आएंगे, बचे हुए जो 1.5 मोल है वो आपके एक्सेस रीएजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपके CO2 बनेगा इसकी वजह से कितना होगा, 0.5 मोल ही आपके प्रोड्यूस होगा। समझ गए जी, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। बड़े आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसिटेट, जिसका फॉर्मूला CH3COONA है, रिक्वायर्ड टू दी मेक 500 ml ऑफ द, इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन आपको दिया है, यानी कि आपको भैया क्या क्या दे दिया, मोलर मास दे दिया, इसने निकालने की भी झंझट नहीं है। तो यानी कि ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट दी मास ऑफ द सोडियम एसिटेट, और आपको क्या दिया है 500 ml में मोलर एक्वस सोल्यूशन बोल रहा है, यानी कि मोलरिटी की ये बात कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास जो भी अमाउंट है या मास है, अमाउंट लिख दो आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास इनटू में उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर हम ml में लेते हैं तो 1000 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ है और क्या पूछा है, तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, सिंपल सा, ये क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी वैल्यू।
फिर हम बात करें किसकी, ये जो है ये मोलर मास दिया हुआ है मैम, तो आप बिल्कुल अच्छे से कॉपी में लिखें। पहले लिखें गिवन, गिवन में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना ml, फिर आपको मोलर मास ऑफ द सोडियम एसिटेट इतना ग्राम पर मोल, फिर आपको क्या दी हुई है, ये मोलरिटी दी हुई है, कैपिटल M दिया हुआ है, इतना मोलर एक्वा सोल्यूशन आपने बनाया यानी कि इतनी उसकी मोलरिटी है। देन हम बात करें हमसे पूछा क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, सब कुछ अगर दिया हुआ है, एक चीज़ पूछी है तो हम नहीं निकाल सकते हैं जी। जल्दी से वैल्यूज़ पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आपका आ रहा है 0.375 अप इज इक्वल्स टू जो भी आपके अमाउंट है सॉल्यूट का जो हमें निकालना है उसे हमने x लिख दिया है। मोलर मास आपका 82 जो भी लिखा हुआ है 0.245 कैलकुलेट आपको करना है जी, 500 ml और इधर 1000। आपको x निकालना है यहाँ से, तो x को एक साइड ले जाएं, बाकी सभी को एक साइड कर दें, यानी कि 0.375 को आप मल्टीप्लाई करो 82 पॉइंट, यहाँ से इसको कट कर दें हम 2 टाइम्स 82.0245, ठीक है जी, और ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आंसर आया है। हो गया जी सॉल्व। इसका आंसर आपका x की जो वैल्यू है 15.38 समथिंग कुछ आई है, और x क्या है आपके अमाउंट है तो ग्राम में है, ठीक है जी। ये आपके फाइनल आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी आपको दी हुई है जी, एंड द मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन बीइंग 69%, यानी कि आपको नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज दिया हुआ है, उसकी जो है डेंसिटी आपको दी हुई है। आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में यानी कि मोलरिटी की ये बात कर रहा है, और मोलरिटी सैंपल के मोल्स या सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए, एक तो हमें वॉल्यूम चाहिए मैम, और आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे जी। मोल पर लीटर में बोल रहा है वो, ठीक है। ये तो हमें क्या निकालना है वो पता चल गया। गिवन हमें डेंसिटी है और हमें परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज से हम मोल्स निकाल सकते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला है, और डेंसिटी से हम वॉल्यूम में निकाल सकते हैं मैम। आपने याद हो तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमने फिर इसका ट्राइंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे, यानी कि हम इन तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज दी, ठीक है जी। तो मोलरिटी हमको दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, अब इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो परसेंटेज आपको कितनी दी हुई है जी, परसेंटेज आपको दी हुई है 69%। किसकी परसेंटेज है जी, ये नाइट्रिक एसिड की मास परसेंट है। तो मास परसेंट का मतलब 100 ग्राम से होता है, 100 ग्राम से होता है, यानी कि ये क्या है, मास परसेंटेज या परसेंटेज मास है, मास परसेंटेज लिख दीजिए। मास परसेंटेज आपको दी हुई है कितनी, 69%। किसकी है, नाइट्रिक एसिड की है। नाइट्रिक एसिड की मास परसेंटेज आपको 69% दी है, विच मीन्स, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। मीन्स क्या है इसका कि 69 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, इतना ग्राम अमाउंट आपके 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है मैम, डेंसिटी दी हुई है, इससे तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, और इससे जो परसेंटेज है उससे हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं झट से। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल दीजिए, HNO3, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, मोलर मास किसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड का।
हाइड्रोजन 1 आपका, नाइट्रोजन आपके 7 14, ठीक है जी। और ऑक्सीजन 3 है, 3 16 से मल्टीप्लाई होगा आपके, जब आप इसको निकालेंगे तो 63 ग्राम आपके आने वाला है। क्या करें आप, परसेंटेज निकालें, 69% अपॉन में आपके क्या है 63, जो भी आएगा आपके मोल्स में आएगा 1.09 समथिंग कुछ आएगा। सॉल्व करके देखिए एक बार, तो इतना परसेंट मोल्स आपके आ चुके हैं। ये मोल्स अगर आपके आ गए हैं तो आपका बचा क्या है, अब डेंसिटी दी हुई है मैम, डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है जी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैम मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्या आपको डेंसिटी गिवन है, हाँ जी मैम गिवन है, कितनी 1.41 ग्राम पर मोल, ग्राम पर ml, यानी कि 1.41। मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में आपके 1.41 की हम बात कर रहे हैं। आप इसको डिवाइड कीजिए, क्या आपका वॉल्यूम आता है, जो वॉल्यूम आ चुका है और मोल्स आ चुके हैं उसको आप क्या करें, अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दें। मोलरिटी का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर में जो भी वो पूछ रहा था वो आ जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो मोल्स अपॉन में उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। जो भी आपके मोल्स आए 1.09, और इसको जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए, लगभग इसको आप 2 मान सकते हैं, 2 नहीं 1.5 मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप 1.5 का डिवाइड कीजिए, इसमें जो भी आंसर आया उसको यहाँ रखिए, फिर इसको भी सॉल्व कीजिए और आपकी मोलरिटी फाइनल कितनी आती है वो बताइए, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। लिया जी आपने सॉल्व, क्या क्या वैल्यूज़ आपकी आई, यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 70.92, बट ये आपके किस में था, ग्राम में, और आपको डेंसिटी किस में दी थी, ग्राम पर ml में, यानी कि ये जो आपकी किस में है वो किस में है, ml में है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो ml का है। आप यहाँ पर वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, लीटर का, अगर आप इसको ml में कर देंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ आपके क्या आ गया, 1000 आ गया। मैम ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 70.92 आपने वैल्यू पुट कर दी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15.44 ग्राम पर लीटर आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके मोलरिटी आ गई, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ कॉपर आपके कॉपर सल्फेट इतने ग्राम मीन्स 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट है। जैसे आप निकालते थे, जैसे 1 पेंसिल है मैम, 1 पेंसिल का अगर अमाउंट 5 रुपीज़ है तो आपके 5 पेंसिल का कितना रुपीज़ होगा, तो 5 × 5 कर देते थे आप, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैंने बोला 2 पेंसिल आपकी कितने की है, 20 रुपीज़ की है, तो आपको बताना है कि 10 पेंसिल आपकी कितने रुपीज़ की होगी, ठीक है जी। इसमें जो आप लॉजिक लगाते हैं वही सेम लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है स्टूडेंट। देखते जाइए कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या निकाला, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट का निकाला। क्या होता है, जैसे आपके कॉपर है 63.5, सल्फ़र आपका 32 एंड 4 × 16 64, यानी कि ये आपके 159.5 ग्राम आपके क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का मोलर मास हो गया। यानी कि इतना ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट है, एक कॉपर, यानी कि 63.5 ग्राम। यानी कि अभी हम क्या बोल रहे हैं, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कितने ग्राम, एक कॉपर है यानी कि 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम कॉपर आपका प्रेजेंट है। अब से पूछा क्या है कि इतने ग्राम में कितना आपके कॉपर होगा, तो आप अगर यहाँ से निकालें कि 1 ग्राम में कितना होता है,
तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा 63.5 अपॉन में आपके 159.5 इतना ग्राम आपके कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है जी। अगर आपको 100 ग्राम के लिए पूछा है तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा, तो 63.5 159.5 इंटू में 100 इतना ग्राम कॉपर आपका प्रेजेंट होगा। तो ये क्या आ चुका है आपके पास, कितना कॉपर का अमाउंट प्रेजेंट है वही आ चुका है। तो कॉपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आंसर आ जाए वो क्या आ जाएगा आपके अमाउंट ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ जाए वही आपके क्या है, कॉपर का अमाउंट है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। ठीक है जी, लिख लीजिए, इसे लिख लिया जी आपने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच मास परसेंटेज ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन इतना इतना। भाई आपने अभी क्वेश्चन किया था थर्ड वाला, उसमें एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ थी, बस यहाँ पर पूछा क्या था, इम्पेरिकल फार्मूला। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट, जो पूरा क्वेश्चन है थर्ड वाला वो पहले तो यहाँ पर उतारना है। वही क्वेश्चन आएगा, उससे मैं परसेंटेज देख लेती हूँ कि कितना आपने रेशो निकाला था उसका। हमने यहाँ बात की थी किसकी, क्वेश्चन इसकी। इस क्वेश्चन में सेम चीज़ है, इतना ही परसेंटेज आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ इम्पेरिकल फार्मूला निकाला था 2:1 आपके Fe2O3 आया है, और ये यूज़ हम वहाँ कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पर आपको पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पूरा का पूरा छापना है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा मैम। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड से यहाँ पर हमारा इम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है कितना, इम्पेरिकल फार्मूला आपका आया हुआ है Fe2O3। अब इम्पेरिकल फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लायर ढूंढना होता है। मल्टीप्लायर से आप इसको गुणा करेंगे तो आपके इम्पेरिकल फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो आप क्या करें, इम्पेरिकल फार्मूला मैम हमें दिख रहा है, हम क्या निकालें इसके लिए, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मल्टीप्लायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसके लिए आपको मोलर मास दिया होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ऑफ द फेरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंटेज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, क्या हमने उधर मोलर मास निकाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसका मोलर मास चाहिए। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, 2 × 55.85 प्लस 3 × 16। आप इसे मल्टीप्लाई करें, अप्रोक्सीमेट 159.769 ऐसा कुछ आपके आता है। जब आप इसका मोलर मास देखेंगे, यहाँ पर गिवन नहीं है आई थिंक, तो यहाँ गिवन होना चाहिए क्या, इसका मोलर मास कि 159.7 समथिंग कुछ। तो हम जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके मल्टीप्लायर जो होगा वो 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ जाएगा तो यानी कि आपके जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा वही आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू Fe2O3।
ठीक है जी, ये आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला वही हो गया जो आपके एम्पेरिकल फार्मूला था, जल्दी से छाप लीजिए। चलिए जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप 9th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। किसके लिए मैम? ऑफ अ क्लोरीन यूजिंग फॉर अ फॉलोइंग डाटा। इन डाटास को आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं क्लोरीन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, इसके दो आइसोटॉप्स हैं, इनकी नेचुरल अबंडेंस लगभग 75% और 25% होती है। ठीक है जी, 3:2 का रेशो होता है और ये इसके मोलर मास भी आपको दिए हुए हैं। आपको निकालना क्या है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, एटॉमिक मास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अबंडेंस अपॉन में आपके 100 इनटू में आपके मोलर मास। ठीक है, आपको निकालने की सभी चीज़ें दी हुई है, परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है। आप क्या करें? एवरेज एटॉमिक मास निकालें। एक बार निकालें 35 क्लोरीन के लिए और एक बार निकालें 37 क्लोरीन के लिए। अलग अलग के लिए निकालें और दोनों को जोड़ दें, या फिर एक साथ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको अगले पेज में हम निकालते हैं। 35 क्लोरीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो 35 क्लोरीन के लिए अगर आप अबंडेंस निकालेंगे तो कैसे? दोनों के लिए अगर हम निकालें तो दोनों के लिए भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेगी मैम? मैम तो पुट कर देगी, वैल्यू तो आपको निकालनी है। क्या है परसेंटेज अबंडेंस? 35 की हम बात करें तो 75.7 और 34.96। 75.7, 34.96 अपॉन में 100। ये वैल्यू कितनी आती है वो जल्दी से निकाल दीजिए। और इधर क्या है आपके? 37 की बात करें तो 24.23 और 36.96। 24.23 और 36.96 अपॉन में आपके क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फॉर्मूला हमने लगा दिया है, हमें क्या चाहिए? इनकी एवरेज मास चाहिए। फिर टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास आपके दोनों का सम हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है उन दोनों को आप जोड़ देना तो आपके टोटल मास आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? एक बार आप सॉल्व कीजिए, फिर हम देखते हैं किसके बराबर क्या क्या आते हैं। ठीक है, टोटल मास आपके लगभग 35.45 समथिंग आता है, क्योंकि इसका टोटल मास एवरेज मास पता है। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व कीजिए कि आपका भी 35 आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम क्या लेते हैं, जब हम क्लोरीन का एवरेज मास लेते हैं तो 35.5 समथिंग कुछ लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका भी मीन्स उन सबके लमसम कुछ आना चाहिए। तो एक बार निकाल के देखिए क्या आता है। निकाल लिया जी आपने। इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 26.949 समथिंग आता है। और ये जो वैल्यू आती है वो एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं आप, एवरेज जो भी मास लिखते हैं। इधर जो वैल्यू आती है 8.96 समथिंग आती है, ये भी यू में आती है। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हैं वो उन दोनों को यहाँ पुट करें आप, 35.45 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में आएगी। ठीक है जी, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 3 मोल्स ऑफ इथेन आपको दिया है और कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है। कार्बन एटम के, हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स है और इथीन के कितने मॉलिक्यूल्स है। मोल्स नहीं, मोल्स तो इसने दिए हुए हैं कि 3 मोल्स है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो जल्दी से बता दीजिए मैम इसको कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आपको दिया हुआ है 3 मॉलिक्यूल C2H6, तो आपको क्या दिख रहा है, ये कितने हैं? 3 मोल है। तो अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछा है तो कार्बन एटम के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ
कार्बन एटम के जब आप मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हैं और इसके 3 मोल है, यानी कि ये 3 बार होगा। तो कितने मोल्स हो जाएंगे इसके? 2 2 2 आपके 6 मोल्स, ठीक है। या फिर 2 मोल्स प्रेजेंट है इसमें, 2 कार्बन्स प्रेजेंट और 3 मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3 मोल्स में कितने? 2 कार्बन है, यानी कि 6 मोल्स आपके प्रेजेंट है। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्या है? हाइड्रोजन के मोल्स आपको बताने हैं, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आप निकाल लीजिए। हाइड्रोजन के कितने मोल? 6 6 6, तो 3 × 6 18 मोल्स आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम इथीन की बात करें तो इथीन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो आपसे पूछा है। इथीन आपके क्या है? C2H6 है। और कितने मोल्स प्रेजेंट है? 3 मोल्स प्रेजेंट है। यानी कि आपको मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मोल ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा? 3 मोल्स तो आपके दिए हैं और मॉलिक्यूल मतलब आपको किससे गुणा करना होगा? आवोगाद्रो नंबर से। Na से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, Na की वैल्यू 6.023 10⁻23। आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे 1.833909 इतना कुछ आंसर आएगा। और क्योंकि ये 18 पहले आएगा, देन हम 10 की पावर में 1 इंक्रीज कर दें। ठीक है जी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, मज़े आए करने में। लिख लीजिए, लिख लिया जी आपने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर हमने मिक्स कर दी मैम, हमें तो शुगर बड़ी पसंद है। मोल पर लीटर 20 ग्राम आपने डिज़ोल्व किया है इनफ वाटर में। 2 ml आपको क्या बनानी है? शिकंजी बनानी है। ठीक है जी, शक्कर मिक्स करनी है 2 लीटर में। आपको बताना है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बात किस में? मोल पर लीटर में मैम, यानी कि किसकी बात? मोलेरिटी की बात। मोलेरिटी आपको सिंपल सी इसमें पूछी है। मोलेरिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास इनटू में उसकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना? जैसे लीटर में हमें चाहिए, नहीं तो ml में अगर हम लेते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको दिया है 20 ग्राम, यानी कि इसकी वैल्यू दे दी। इनफ वाटर आपको 2 ml, यानी कि इसकी 2 लीटर वॉल्यूम दे दिया। पूछा क्या है? मोलरिटी। आपको निकालना क्या पड़ेगा? पहले मोलर मास। मोलर मास ऑफ शुगर आप निकालें C12H22O11। कैसा? 12 × 12 इंटू 22 1 11 इंटू 16। आपके ये जब आप सम करेंगे 145 4 22 और 176, इनको जब आप सम करेंगे 342 ग्राम पर मोल आपके मोलर मास आएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। मोलेरिटी हम निकाल रहे हैं 20 ग्राम्स, मोलर मास 342, वॉल्यूम आपका 2 लीटर्स। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यहाँ से 10 में आप 342 को डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 0.02925 मोल पर लीटर। ये आपके कंसंट्रेशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। If the density of the methanol is इतनी, what is its volume needed for make the 2.5 लीटर of solution इतना ml। यानी कि आपको बेसिकली एक जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको मोलरिटी भी दी हुई है और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है।
आपको डेंसिटी दी हुई है मीथेनॉल की। मीथेनॉल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो CH3OH, इतना तो याद होना चाहिए। 11th क्लास के स्टूडेंट से आप, डेंसिटी उसकी दी हुई है तो डेंसिटी से आप क्या निकालें, यहाँ पर मोलरिटी को निकालें। मोलरिटी को यहाँ से निकालें, एक मोलरिटी आपको दी हुई है और इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है कि प्रिपेयर करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मोलर मास की अगर हम बात करें CH3OH का, क्योंकि हमें मोलरिटी निकालनी है तो डेंसिटी बाय मोलर मास से निकालेंगे हम, क्योंकि डेंसिटी दी हुई। कार्बन आपका 12, हाइड्रोजन आपके 3, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आपके 16, सम कर दीजिए फटाफट से 32 ग्राम पर मोल। अगर आप इसे किलोग्राम में ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.032 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। मैम किलोग्राम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर किलोग्राम में आपको डेंसिटी दी हुई है तो आपको ये वैल्यू भी किलोग्राम में चाहिए हो। ठीक है जी। फिर हमने यहाँ से क्या निकाला, इसके लिए अगर हम मोलरिटी की बात करेंगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, ग्राम में अमाउंट यानी कि मास अपॉन, इधर अगर हम देखें तो मोलरिटी इज इक्वल टू आप ग्राम में अमाउंट लिखते हैं यानी कि मास लिखते हैं, और इधर आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं सोल्यूशन का और मोलर मास लिखते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम को आप डेंसिटी लिख सकते हैं तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास हो जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला डेंसिटी अपॉन मोलर मास। डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी अपॉन मोलर मास की अगर हम बात करें तो डेंसिटी आपको दी हुई है 0.793, मोलर मास आपने डराइव किया है किलोग्राम में 0.032। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी मोलरिटी निकल कर आती है 24.23। ठीक है, इतनी मोलरिटी मोल पर लीटर में ये आई। अब आप क्या करें, आपको और भी चीज़ दी हुई है। क्या दी हुई है, 2 के लिए ये दिया हुआ है। अब आपका क्या काम है, क्या काम है मैम, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये जैसे आपको गिवन है उसके लिए, और ये आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए प्रिपेयर्ड। आपको इनमें 3 वैल्यू दी हुई है। कैसे, 2 वैल्यू तो क्वेश्चन में है, 1 वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है जी, तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे 24.23 ये वैल्यू इनटू में आपको V1 जो आपको निकालना है। इधर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या क्या वॉल्यूम, 2.5 तो वॉल्यूम और 0.25 उसकी मोलरिटी। 0.25 इंटू क्या हो रहा है, 0.25 इंटू 2.5 लीटर। ठीक है जी, ये आपने क्या लिख दिया, जो भी आपके वॉल्यूम और जो भी आपको दिया हुआ है वो सब आपने पुट कर दिया। आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम प्रिपेयर होगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना आता है। 24.23। कुछ और आ रहा हो तो यहाँ कैलकुलेशन में बाई चांस हो सकता है ऊपर नीचे। 25 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर आता है, क्योंकि आप जब पॉइंट हटाएंगे तो आप इसको या तो अप्रॉक्सीमेट 25 मान लीजिए, 25 से 25 कट कर दीजिए, 25 आपका बच जाएगा। ठीक है जी, उतना वॉल्यूम आपका आ जाएगा। एक बार आप सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, जल्दी से इसको लिख भी लीजिए। एक बार बैक करूँ, पहली स्लाइड ये थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसका ले लीजिए और इसको सॉल्व भी कर दीजिए। चलिए जी, हो गया सॉल्व। क्या इसका आंसर आया, 0.0252 आपका लीटर में ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ml में निकालना चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 25.22 ml। ठीक है जी, ये आपके क्या आ चुकी है, वॉल्यूम आ चुकी है, क्योंकि हमने जब बात की थी यहाँ पर आपको लीटर में दिया हुआ है तो आप लीटर में निकाल सकते हैं, ml में निकाल सकते हैं, जैसा आपको पूछा है वैसा आप निकाल सकते हैं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। यानी कि प्रेशर किसको डिटरमाइन करता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को। जो आप फोर्स लगाते हैं एक यूनिट एरिया में, उसी को आप क्या कह देते हैं? प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर का -2 होता है। यानी कि आपको मास ऑफ द एयर एट द सी लेवल आपको यहाँ दिया हुआ है और आपको प्रेशर पास्कल में कैलकुलेट करना है। क्या होगा जी? यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया आपको दिया है, तो पास्कल का आप प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? F अपॉन ए लिख सकते हैं। पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। और अगर हम बात करें कि आपको मास दिया हुआ है, तो जैसे आप फोर्स की बात करते हैं तो m इंटू ए या फिर m इंटू जी की बात कर लेते हैं, या जी नहीं तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एयर की बात की है तो फिर लाइट की वेलोसिटी आप ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। और अगर हम इसके आगे भी कुछ बात करें तो और क्या हो सकता है? जो हमें पास्कल दिया है उसको और कैसे लिखेंगे आप? क्योंकि आपको मीटर में नहीं दिया है, ये सब सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि ये क्या है? CGS पद्धति है। और ये किस में है? MKS में है। तो आपको चेंज तो आना चाहिए। 1 पास्कल आपको दिया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और हम क्या जानते हैं कि न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती। आप ये वैल्यू जब यहाँ लिखेंगे तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड का -2 इंटू मीटर का -2। मीटर की यहाँ 2 टर्म्स दिख रही है तो 1 kg मीटर का -1 और सेकेंड का -2। ये आपके किसके बराबर हो जाएगा? 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो आप इस फॉर्म में निकालेंगे, kg मीटर और सेकंड की फॉर्म में। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? पास्कल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेशर निकालना किस में है? पास्कल में निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? हमारा जो प्रेशर है वो क्या है? डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एज द पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको प्रेशर दिया हुआ है मैम 103 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2 में। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लिया आपने। ठीक है, फिर आपको बोला है कि ये किस में है? ग्राम। तो पहले आपको ग्राम को किलोग्राम में आपने चेंज किया, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन में आ गया। यानी कि आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो आपने क्या किया? 1 मीटर स्क्वायर को 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी, आपने ये कर लिया। तो ये मीटर पर सेकंड में आपको दिख रही है वैल्यू, यानी कि इसमें चेंज हो चुका है। ये आपके मास था और ये आपके जो वेलोसिटी है वो है। आपने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका फाइनल आंसर ये आया। अब जो यूनिट बची है वो क्या क्या है? किलोग्राम है, मीटर की पावर -1 है और सेकंड की पावर -2 है। ठीक है जी, यहाँ से मीटर -2 ऊपर आएगा और यहाँ पर -1 बचेगा और बाकी सब कट जाएगी। ठीक है जी, काट के देख लेते हैं एक बार क्या क्या कट रहा है और क्या क्या बच रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर को काट सकते हैं। किलोग्राम ग्राम है नहीं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मीटर आपको चाहिए, सेकंड आपको चाहिए, किलोग्राम आपको चाहिए, वो कट भी नहीं रहा है। ठीक है जी, आपकी जो यूनिट बची है वो आपने लिख ली और इसी को आप क्या कह देते हैं? पास्कल कह देते हैं। अभी हमने निकाला भी था कि 1 पास्कल की वैल्यू क्या थी? यही थी। तो ये वैल्यू आप क्या लिख देंगे? पास्कल में लिख देंगे। तो ये प्रेशर किस में आ जाएगा? आपके पास्कल में आ जाएगा। ठीक है जी, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ द मास, हाउ इज इट डिफाइंड? तो भैया मास की जो SI यूनिट होती है हमने पढ़ा भी है कि क्या होती है? किलोग्राम होती है।
केजी आप इसे लिखते हैं किलोग्राम होती है, और 1 kg इज इक्वल्स टू कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं 1000 ग्राम्स होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग प्रेफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। भैया आपको क्या करना है, मैचिंग खेलना है। मैम हमने बचपन में बहुत मैचिंग खेला है और हमें बड़ा मज़ा आता है। तो आपको मैम ने जब चैप्टर पढ़ाया था तब एक टेबल थी, टेबल में इन सब की वैल्यू थी, वहाँ से आपने याद की होगी तो जल्दी से मैच कर दीजिए। माइक्रो का मतलब क्या था, 10⁻⁻6 से था। फेम्टो का मतलब क्या था, -15 से। डेका आपके 10 को रिप्रेजेंट करता है, मेगा और गीगा 10⁹ और मेगा आपके 10⁶ होता है। आप क्या करें, अगर आपको ऐसे एरो नहीं बनाने हैं तो आप ऐसे लिखें, माइक्रो के आगे फिर माइक्रो की वैल्यू लिख दें 10⁻⁻6 ऐसे। डेका का मतलब 10 है तो 10 लिख दें, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। अगला चले, What do you means by the significant figures? सिग्निफिकेंट फिगर्स से आपका मतलब क्या है? आपने पॉइंट वाली वैल्यूज देखी है, 72.82, 0.022, तो इनमें एक होती है सर्टेन वैल्यू और एक होती है आपकी अनसर्टेन वैल्यू। जो आपके पॉइंट के पहले कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थिंग होती है जो ज़ीरो नहीं होती, वो होती है आपकी सर्टेन वैल्यू, एंड जो आपके पॉइंट के बाद होती है वो होती है आपकी अनसर्टेन वैल्यू। और इन सभी को आप मिलकर क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है तो 4 है। यहाँ आप कमेंट करके बताएं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है जी, अगर हम डिफाइन करने की बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पहले से ही पेस्ट कर दिया है कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी, यानी कि जो आपके पॉइंट के पहले आती है, पॉइंट के बाद आती है, वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, मीनिंगफुल डिजिट होती है, यानी कि जो ज़ीरो नहीं होती है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती है। दे इंडिकेटेड अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 15.6 ml है, तो यहाँ पर आपके जो 15 है वो क्या है, आपकी सर्टेन वैल्यू है, और जो 6 है वो आपकी क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है, और जो ml लिखा हुआ है वो आपकी यूनिट वैल्यू है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट वैल्यू की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 आपके 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ। Hence जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट दैट रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट। यानी कि ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, डिजिट कितने डिजिट की नंबर है, जो आपके लास्ट नंबर है उसे भी आप जोड़ते हैं, जो रिजल्ट को, जो अनसर्टेनिटी को बता रही है उसे भी आप इसमें ऐड करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती है जो आप क्वेश्चन के साथ समझेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 है, मान लीजिए 2.02 दिख रहा है, या फिर आपको 0.00 दिख रहा है और 30500000 दिख रहा है, तो यहाँ पर कहाँ पर आप 0 को काउंट करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे, ये हम अभी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ठीक है जी, जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर डिजिट इन दोनों के बीच में आ रही है तो आप 0 को काउंट करते हैं, इनके बाद आ रही है तो भी काउंट करते हैं, और इनके पहले आ रही है तो काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इनके बाद की जो आ रही है इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसे करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं। सैंपल के बारे में है एक क्वेश्चन, क्या यहाँ छूट चुका है? नहीं छूटा है। A sample of a drinking water was found to be severely containment with the chloroform। कि आपको वाटर है, वाटर को क्या किया, कंटेनमेंट किया, यानी कि खराब उसे कर दिया। क्या होगा, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm। इतना ppm का आपके कंटामिनेशन है, यानी कि आपने क्या किया, वाटर लिया,
वाटर में क्या गंदगी वगैरह कुछ मिली हुई है जिसे आपने बोला कंटामिनेंट कर दिया, ठीक है जी। तो क्लोरोफॉर्म आपने डाला और उससे उसको आपने वाटर को खराब कर दिया। कंटामिनेशन का लेवल आपको दिया हुआ है पीपीएम में, ठीक है जी। पीपीएम का मतलब याद है 10 की पावर 6। एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास में आपको इसको एक्सप्रेस करना है और डिटरमाइन द मोलेलिटी, मास अपॉन मास वाली, किलोग्राम सॉल्वेंट का मास। क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, वाटर सैंपल कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है उसकी मोलेलिटी आपको निकाल। एक बार आप चलिए तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज। सोचा आपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला, हमने मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। अब हमें पीपीएम में बात कर रहे हैं तो मास परसेंटेज का मतलब तो क्या होता है, परसेंटेज से मैम हम 100 से समझते हैं और पीपीएम का मतलब हम 10 की पावर 6 से समझते हैं, और जो भी हमें मास दिया होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी। तो हमें कितना मास दिया है, 15 ppm दिया है। कंटामिनेटेड मास कितना है, 15 ppm, तो 15 ppm का मतलब 10 की पावर 6 आपने लिख दिया, ये 100 लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1.5 10 की पावर -3। ये आपकी क्या आई, मास परसेंटेज आई, किस में आएगी, ग्राम में। क्या आपने देखा यहाँ पे कि मैम इतने कंटामिनेंट है यानी कि इतना खराब है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक है। फर्स्ट तो इतना ही पूछा था कि आपके परसेंटेज बता दीजिए मास की, तो मास की परसेंटेज हमने बता दी। अगले जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या डिटरमाइन करना है आपको, क्लोरोफॉर्म की मोलेलिटी डिटरमाइन करनी है। मोलेलिटी के लिए आपको चाहिए कि कितना मास उसमें प्रेजेंट है। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो ये 100 ग्राम की बात करती है। 100 ग्राम में कितना क्लोरोफॉर्म आपने निकाला है, 1.5 10 की पावर -3 निकाला है, 1.5 10 की पावर -3 ग्राम। अगर यहीं पर आप किसकी बात करें, 1000 ग्राम की बात कर लेंगे तो इतने सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, 10 की पावर -2 हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो इतना परसेंट उसमें इतना मास प्रेजेंट है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मोलेलिटी निकालनी है। मोलेलिटी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, मोलेलिटी क्या कहती है कि जो भी आपने अमाउंट है, कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स में, अपॉन में उसका मोलर मास लिख दीजिए। तो ग्राम में अमाउंट कितना है आपके, 1.5 10 की पावर -2 है मैम। और मोलर मास की अगर हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म CH3Cl, तो यहाँ पर 12 3 और 35.5 आपके 119 CH3, ये आपके 1 और ये आपके 3 टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 119.5 ग्राम पर मोल आपके क्या आ जाएगा, CH3 का मोलर मास आ जाएगा, CaCl3 का, क्लोरोफॉर्म का। तो आपने क्या किया, वो मोलर मास यहाँ पुट कर दिया मैम। जो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मोलेलिटी आ जाएगी मैडम। कितनी आती है, 1.25 10 की पावर -2 मोल, मोल पर केजी, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है जी। तो आपकी मोलेलिटी इतनी आ चुकी है 1.25 समथिंग। एक बार सॉल्व करके देखिए कितना आता है आपका आंसर। जो जिसका आंसर आ रहा है उतनी मोलेलिटी आ रही है। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि कितनी मोलेलिटी है क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल में, ये बता दीजिए। तो हमने निकाल ली, सॉल्व कर लीजिए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की और चलते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिग्निफिकेंट नोटेशन। आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखना सीखा था मैम, सीखा तो था और बहुत मज़ा भी आया था। हमने तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन उनका सब सीखा था। साइंटिफिक नोटेशन तो बहुत ईजी था मैम, ईजी है तो जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए।
ठीक है जी। कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, आप क्या करें, एक डिजिट ले, उसके बाद पॉइंट लगाएं और बची हुई को 10 की पावर में लिख दें। हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जो बड़ी सी वैल्यू है उसको छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ताकि हमें इतने सारे 0 0 0 0 नहीं लगाने पड़े। जैसे हम यहाँ पर 4.8 इसे लिखेंगे, और फिर अगर हमने यहाँ पॉइंट लगाया है तो 1 2 3 10 की पावर में माइनस के 3 लिख देंगे। अगर आप पॉइंट को पीछे कर रहे हैं तो माइनस में पावर चलती है, और 10 जब आप पॉइंट को आगे कर रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती है। इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है नहीं, तो हम ज़बरदस्ती पॉइंट लगाएंगे, तो यानी कि पीछे से हम आगे कर रहे हैं पॉइंट को। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हो। तो आप इस पॉइंट को यहाँ लेकर आ रहे हैं, 2.34 इसको लिख रहे हैं, तो कहाँ पे आपकी जो 10 की पावर होगी वो किस में चलेगी, प्लस में चलेगी स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाया है तो 5। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, हम ज़बरदस्ती लगा रहे हैं मैम, तो 3 डिजिट के पहले हमने लगाया है तो 10 की पावर 3। यहाँ पर बात करें तो 5 × 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो 6.02, वैसे तो सही लिखा हुआ है, और क्या हम इसका साइंटिफिक नोटेशन दें, तो पॉइंट को या तो आप हटा दीजिए, हटा देंगे तो 6 0 0 1 2 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं। जल्दी से एसेस ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से कितनी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब अभी आपने समझा था स्टूडेंट्स कि जितनी आपकी मीनिंगफुल डिजिट होती है उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मैंने बोला अभी तक कि क्वेश्चन पे मैं बताऊंगी कि कहाँ पर जीरो काउंट करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। तो अगर आपके पॉइंट लिखा होता है ना स्टूडेंट्स, यानी कि पॉइंट से मतलब इस डेसिमल से, डेसिमल अगर है तो आप जीरो को काउंट कर लें, जीरो काउंट, और डेसिमल नहीं है तो आप जीरो को काउंट नहीं करो। बेसिकली आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 जो मीनिंगफुल डिजिट आपको दिखे, 2 डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो आप उसे काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। अब यहाँ पर 3 दिख रही है मैम, यहाँ पर आपको 4 दिख रही होगी। यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 ही है, पीछे के जो जीरो उनको काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीनिंगफुल फिगर्स 3 है, कितनी है, 3 है। और बात करें तो यहाँ पर अब पॉइंट आ चुका है तो इन चारों को काउंट करेंगे तो 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। यहाँ पर बात करें तो 5 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ठीक है, 2 डिजिट, 2 मीनिंगफुल डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो आप काउंट करेंगे, और अगर 2 मीनिंगफुल जो आपके डिजिट है उनके बीच में जीरो नहीं है, उसके पीछे है, उसके आगे है, तो ओनली पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि आप उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये आपके कुछ क्वेश्चन था, इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें राउंड ऑफ करना है, यानी कि आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए सभी में। कैसे राउंड ऑफ करते हैं मैम, जैसे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो यहाँ पर 3 हो रही है, राउंड ऑफ भी कर दिया हमने, 1 6 को आप हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप एक बढ़ाते हैं, और 5 से छोटी वैल्यू है तो आप एक नॉर्मल करके जैसे जैसा है वैसे करके लिख देते हैं, यहाँ नहीं यहाँ। जैसे यहाँ पर 5 से छोटी वैल्यू है 1 है, तो यानी कि आप इसमें एज इट इज़ इसमें लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और अगर 5 से बड़ी होती, 7 या 8 लिखा होता, या 6 जो है वो पहले लिखा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, एक को जोड़ कर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो 10.4 हो जाएगा। 3 आपकी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हो गई। यहाँ पर बात करें तो 0.00459 को आप 60 लिख सकते हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी हो जाएंगी। इधर बात करें तो 28, यहाँ पर आप इसको 281 लिख सकते हैं।
2810 लिखनी पड़ेगी। इस तरह से आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The following data are obtained when the dinitrogen and dioxygen react together to form a different compounds. Means इतने ग्राम इतना मास नाइट्रोजन का लिया है, डाइनाइट्रोजन का, इधर हमने डाइऑक्सीजन का मास लिया है, ये आपस में मिलते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है कि कितना अमाउंट डिफरेंट कंपाउंड जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, बन गए जी। पूछा क्या है हमसे, which law of the chemical combination is obeyed by the above experiment data give the statement। यहाँ पर कौन सा आपने लॉ पढ़े थे, वहाँ पे से यहाँ पर कौन सा वाला लॉ यहाँ लग रहा है वो आपको बताना है और उसका स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ रेशो निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेशो सेम दिखता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर रेशो के बेसिस पे कुछ है, तो रेशो वाला क्या आपका लॉ था वो हम देख लेंगे, उसका स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो एक एक करके इन्हें भी देख लेंगे। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है वो ए वाला, इफ़ वी फिक्स द मास ऑफ द डाइनाइट्रोजन, अगर हम डाइनाइट्रोजन का इसमें मास फिक्स कर दें, 28 ग्राम हमने फिक्स कर दिया, देन जो डाइऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, फाइंड फिक्स्ड मास होता है, तो डाइनाइट्रोजन के फिक्स मास पे हमने 32 ग्राम, 34 ग्राम, 32 ग्राम, 80 ग्राम, ये अलग अलग डाइऑक्सीजन के मास देख लिए। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, द मास ऑफ द डाइऑक्सीजन बियर अ होल नंबर रेशो। यहाँ पर सब क्या है, होल नंबर रेशो में है मैम, यानी कि 1:2:2:5 में हमें दिख रहा है। Hence the given experimental data obeys the law of multi proportion। ये आपका लॉ है और उसका स्टेटमेंट क्या कहता है तो वो भी लिख दिया है। The law states that if two elements combine to form a more than वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर एलिमेंट आर द रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर में आपके रेशो होता है। ये आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट कहता है। ठीक है जी, तो आपको दिख भी रहा है कि ये होल नंबर रेशो में आ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा लॉ लगा है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, हमने कर लिया है। आगे चलते हैं हमारे यूनिट कन्वर्जन वाले पे। यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन थे, हाँ ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसे लिख लीजिए। 1 किलोमीटर का आपको मिलीलीटर और पिकोमीटर में चेंज करना है। फर्स्ट वाला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। मिलीलीटर की बात करें तो मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 मिली इज इक्वल टू 10 की 1000 mm। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 1 किलोमीटर को आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 पिकोमीटर 1 किलोमीटर, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिए, 1000 मीटर। और पिकोमीटर की अगर हम बात करें तो 10 की पावर माइनस के 12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। करेक्ट, करेक्ट। जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या आती है आपकी, पिकोमीटर में कितनी आती है और mm में कितनी आती है, मिली। मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3 से होता है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, यानी कि 1 मीटर की वैल्यू, 1 मीटर को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा 1000 mm। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए, क्या क्या वैल्यू आपकी आती है देखते हैं। तो यहाँ अगर 1 किलोमीटर का जो आंसर आया होगा, जल्दी से 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर 6 mm ये आ रहा होगा। इधर आप सॉल्व करेंगे तो 12 और 3 ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 15 pm। पिकोमीटर में और किसकी वैल्यू, किलोमीटर की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपका
1 mg को आपको kg और ng में चेंज करना है। 1 mg kg में आपको बताना है, kg और ng में आपको बताना है। यहाँ बात करेंगे 1 mg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg होता है, मिलीग्राम। ओके, और बात करें कि आपके मिलीग्राम से आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 1000 आपके किलोग्राम। उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर किलोग्राम। थाउजेंड ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 mg किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6। किस में है, केजी में है, केजी में आ जाएगा। ओके ओके, देन हम 1 mg को नैनोमीटर में चेंज करना, नैनोग्राम्स में चेंज करना चाहें तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। 1 mg की बात करेंगे, ग्राम में चेंज कीजिए, 1 ग्राम 1000 ऑफ mg। नैनो की बात करेंगे तो नैनो क्या होता है आपका, 10 की पावर माइनस 9 ग्राम को आप 1 नैनो कहते हैं, नैनोग्राम। तो आपकी जब वैल्यू आएंगी तो 1 mg इज इक्वल टू 10 की पावर 9, यहाँ से 9 ही बचेगा, 3 गया। ओके, कितना आया, नैनोग्राम में वैल्यू आ गई। ठीक है जी, लिख लीजिए एक बार, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक हमारा क्या बचा था, ml वाला बचा है, इसे आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लीटर में ये बताना है तो 10 की पावर माइनस के 3 लीटर होता है, ये तो ईजी है। डेसीमीटर क्यूब में भी बताना है तो ये भी ईजी है, जैसे ml है, ml को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है जी, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है, सॉरी 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर भी आप क्यूब कर लें और यहाँ पर भी आप क्यूब कर लें। फिर आपको डेसीमीटर में वैल्यू चाहिए और आपको सेंटीमीटर में है, तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर माइनस के 3 डेसीमीटर क्यूब आपकी आने वाली। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आप पहले इसको लीटर में करें, लीटर की जो वैल्यू होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो आप जब निकालेंगे तो डेसीमीटर की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 3 आई। ठीक है, इसको आप और एक्सप्लेन करके लिखना है इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 ml इज इक्वल टू 1 ml, आपके 1 डेसीमीटर 3 बार है डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, इसका मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। जब आप निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप, यहाँ क्यूब वाली से क्यूब वाले कट जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये वाला यूनिट कन्वर्जन तो हमने कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है, ओके जी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द 2 नैनो सेकेंड। एन का मतलब क्या है जी, नैनो से। ठीक है, कहीं भी यूनिट के आगे जो भी प्रेफिक्स लिखे होते हैं वो नैनो, गीगा, मिली, ये सब होते हैं। ठीक है, यहाँ एन का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा आप, यहाँ एम क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर है जी, मिली मत समझ लेना आप उसको, यूनिट भी याद होनी चाहिए। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैम, स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टेम होता है, टेम, डिस्टेंस अपॉन टेम। क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस को निकाल लेंगे मैडम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, स्पीड इनटू टेम हो जाएगा,
टेम का मतलब टाइम से है जी। क्या करेंगे अब, हमें स्पीड भी दी हुई है, हमें टाइम भी दिया हुआ है, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ खेला किसका था, बस n का मतलब 10 की पावर माइनस के 9 होता है, वो आपको यहाँ रखना है, सिर्फ इतना सा खेला था यहाँ का। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की बात करें तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड आप काट दे, जो भी आएगा डिस्टेंस आएगी मीटर में आएगी, कितनी आ रही है 3 इंटू 2, ये डिस्टेंस 6 इंटू 10 की पावर कितना बचा है 8 है, और यहाँ है -1 बचा है, और ये मीटर में बचा है मैडम। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ चुकी है 0.6 मीटर आ चुकी है। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैम साइड में हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिएक्शन आपको बताना है ए है B2 है AB2 बना रहे हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट से सीधा सा मतलब किससे था, जो पहले खत्म हो जाता है, खत्म हो जाए, या जो कम अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो। मैम ने एक रील भी बनाई है इसके ऊपर, शॉर्ट बनाया मीन्स, वो भी आप देख सकते हैं, बर्गर वाला शॉर्ट, ठीक है जी। इसके बाद हम देखें यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो जो पहले खत्म हो जाता है या जो रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ए वाले में लिमिटिंग रिएजेंट कौन डिसाइड करेगा कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ए के 300 एटम हैं, वो 200 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना रहे हैं, AB2 बना रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे कि कितने एटम से रिएक्ट करना है। 200 है तो 200 ले लेंगे इनके, और 200 ले लेंगे तो कितने, कौन लिमिटिंग हो गया, कम अमाउंट में कौन दिख रहा है, B दिख रहा है, तो B यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ पर हम बात करें 2 मोल आपके ए हैं, 3 मोल आपके B हैं, तो 2 मोल ए 2 मोल आपके B से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1:1 का रेशो चल रहा है। जितना ए होगा उतना B होगा, उतना रिएक्ट करेगा और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी जो बनेगा वो एक्सेस रिएजेंट बनेगा। यहाँ पर 2-2 मोल है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, ए। बेसिकली देखना क्या है, जो कम अमाउंट में है मैडम वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पर 100 है मैम, दोनों ही बराबर है, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट ही नहीं है, ये तो हमें बुड़बक बना रहा है मैडम। क्या बना रहा है, बुद्धू बना रहा है, ठीक है जी। तो 5 मोल ए है, 2.5 मोल बी है। अब इसमें से ये बता दीजिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। 5 बड़ा होता है या 2.5, 5 बड़ा होता है, 2.5 बड़ा होता है जी, अरे नहीं 5 बड़ा होता है। तो आपके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो कम अमाउंट में, यानी कि बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पर आपको ए 2.5 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ए हो जाएगा। गया भेजे में कुछ बच्चू, जल्दी से उतार लीजिए।